हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस 2019 के पेपर 2 का पार्ट बी पे जो स्वास्थ्य सेवाओं का चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है 7.1 पे या 7 पॉइंट पर, तो उसमें दिया है सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण। तो इसका जो पहला 7.1 है वो है स्वास्थ्य सेवाएं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं पर। सभी को पता ही है कि स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। हम किसी भी बीमारी के उपचार के लिए, किसी भी बीमारी के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब भारत में दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, निजी और सार्वजनिक। तो इसमें अगर सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा किसे कहते हैं ये पूछा जाए एमपीपीएससी के द्वारा, तो सबसे पहला जो स्वास्थ्य सेवा होती है वो है उसकी परिभाषा। ऐसी सेवाएं जो बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और स्वास्थ्य से संबंधित पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच देशों, समूहों और व्यक्तियों के अनुसार बदलती रहती है। इस पर उस जगह की स्वास्थ्य नीतियां, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी देश के आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, क्योंकि वहाँ के जो जीडीपी है उसके हिसाब से वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का सक्सेस रेट और कितना विस्तृत स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं या पहुँचाई जाती हैं, जनताओं को दी जाती हैं, ये निर्भर करता है। साथ ही वहाँ की आधारभूत संरचना और सामाजिक परिवेश कि समाज पर कितना जागरूकता है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। तो स्वास्थ्य सेवा के बारे में अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्वास्थ्य सेवा की जो परिभाषा होगी वो यही होगी। अब हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य किसे कहते हैं, या स्वास्थ्य एक स्वस्थ आदमी कब हम कहेंगे कि ये आदमी स्वस्थ है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अधिकांश लोगों को ये चीज़ है, या हमारे अंदर भी ये बातें हैं कि अगर कोई आदमी स्वस्थ है, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पूर्णतः ये उसकी परिभाषा नहीं है। अधिकांश लोगों की नज़रों में किसी बीमारी का ना होना स्वस्थ है, पर यह स्वास्थ्य की सही परिभाषा नहीं है। विद्वानों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही और संतुलित होने का नाम स्वास्थ्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य को समझना होगा कि अगर बीमारियों का ना होना मात्र भी स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से भी उसको स्वस्थ होना होगा। तभी हम एक उसकी कल्पना कर सकते हैं कि यह व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु वहाँ के नागरिकों का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। बिना नागरिकों के स्वस्थ हुए या मानव संसाधन के स्वस्थ हुए किसी भी देश की विकास की कल्पना करना नामुमकिन है और विकास नहीं कर सकता। साथ ही इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, अपने देश की विकास और वहाँ देश के जो नागरिकों का स्वास्थ्य है उनको बेहतर जीवन देने के लिए प्रत्येक देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ढांचे का निर्माण किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है उपचारात्मक, एक होती है निरोधात्मक। ठीक है। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें कहते हैं जो प्राचीन काल में हमारे देश में उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मतलब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं वो हैं जो बीमारी होने के बाद किसी भी स्वास्थ्य संस्था के द्वारा या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और बीमारियों की तरफ प्राय उस समय ध्यान दिया जाता है जब वो महामारी का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार के उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का आशय रोग से ग्रसित होने पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य रूप से जो तात्पर्य है वो है ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो बीमारी के फैलने या बीमार से ग्रसित होने के बाद किसी व्यक्ति को या किसी जो भी ग्रस्त व्यक्ति है या नागरिक है उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं को कहा जाता है जो कि बीमारी फैलने से पूर्व ही जो अपन प्रिकॉशन लेते हैं या जो सावधानियां बरतते हैं किसी भी बीमारी के फैलने से रोकने के लिए, तो उन्हें हम निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। बीमारियों की तरफ पर्याप्त ध्यान न देने से वे महामारी का रूप ले लेती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि बीमारियों का प्रसार न हो तथा उनके निरोध उपाय किए जाएं। इसके अंतर्गत निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं। वे सभी बीमारियां जिनके फैलने से पहले ही उनको स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सही कर लिया जाता है, तो उन्हें निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है। सिलेबस में जो आगे है वो है महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, यह भारत के इसके रूप में
क्या नीति है। तो हम इससे पहले भारत के स्वास्थ्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत के अभी वर्तमान की जो स्वास्थ्य नीति है, ये स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। तो उसी के हिसाब से हम समझ पाएंगे कि भारत की स्वास्थ्य कार्यक्रम किस हिसाब से चलाया जाता है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नागरिकों के स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन के मदद के राष्ट्रीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय परिवार कल्याण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। जो भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, वह नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है और जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं, वो सारे ही भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन पर ही चलाई जाती हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भारत के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना और जो भी निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिकों तक पहुंच उपलब्ध कराना होता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं उन्मूलन, इसके लिए वो कदम उठाएगी और नीति बनाएगी और साथ ही कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों को मदद भी करेगी और उन्हें एक रोड मैप बना के देगी। इसके साथ साथ समुदाय विकास खंड में रोकथाम परक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था प्रदान करेगी और साथ ही असंक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल कार्मिकों को शिक्षित करना और उनके कार्यक्रमों को चलाना, साथ ही उनके सेवाओं के लिए उन्हें एक तरह से प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के काम के अंतर्गत ही आता है। साथ ही वो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सामुदायिक स्तर, जो कि स्थानीय स्तर के लोग हैं, कार्मिक हैं, अध्यापक, पोस्ट मास्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक सेविका, इनको भी शामिल करेंगे। साथ ही इनसे जागरूकता या जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों पर स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता आए और साथ ही साथ वो लोग स्वास्थ्य को अच्छी तरह से समझ सकें। इसके अलावा मदद में अनुदान योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ और इसके अलावा जितने भी संगठन है स्थानीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, उनको भी इस योजना या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल करना, ताकि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं या सुविधाएं आम नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार है और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग हैं, उनका ये प्रमुख दायित्व होता है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है अभी 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 ही लागू था। तो लगभग 15 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को भारत सरकार ने अपनी नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के रूप में लागू किया है, जिसमें नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, चाहे वो संक्रामक रोग हो या असंक्रामक रोग हों। इसके अलावा जैसे कैंसर, एड्स आदि जितने भी बड़े बड़े बीमारियां, उनके रोकथाम और प्रसार और जन जागरूकता के लिए भारत सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लाया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के लगभग 15 वर्ष पश्चात गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में भारत सरकार या जो हमारे प्रशासन है उसके द्वारा एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य नीति के प्रमुख प्रावधानों हैं उसके तहत है, इसके तहत अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% मतलब 2.5% तक जन स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, जो कि मौजूदा 1% से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगभग 1% स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उस पर भारत सरकार खर्च करती है, जिसको बढ़ाकर 2.5% तक करने का प्रावधान है 2017 जो स्वास्थ्य नीति है उसके अंतर्गत। इसके अलावा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता तथा सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराने पर भी जोर दिया गया है। मतलब अब जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे या फिर जिला स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उन सभी पर निःशुल्क दवाइयाँ जो कि आम नागरिकों को प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी और साथ ही मुहैया भी कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार 2017 तक कालाजार तथा फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करने की कार्य योजना तैयार की है। तो ये एक लक्ष्य है सरकार के द्वारा कि 2017 तक वो कालाजार और फाइलेरिया को ख़त्म कर देगा। ऐसा हुआ नहीं, अभी भी कालाजार और फाइलेरिया के केसेस मिलते हैं भारत में। इसके अलावा 2018 तक कुष्ठ रोग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और 2020 तक खसरा, 2025 तक तपेदिक उन्मूलन करने की कार्य योजना तैयार की गई थी।
इसके अलावा जो बड़े बीमारियां जैसे हार्ट का अटैक होता है, हृदय वायु का रोग, कैंसर, मधुमेह, श्वास संबंधी रोगों में होने वाली अकाल मृत्यु को साल 2025 तक घटाकर 25% तक करने की बात कही गई है। तो ये अभी लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं हम, लेकिन ये 2025 तक सरकार अगर कोशिश करती है तो शायद इस स्थिति तक पहुंच जाएं। अभी तो कैंसर के और मधुमेह मतलब शुगर के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट भारत में पाए जाते हैं। लगभग एक चौथाई मरीज मधुमेह के भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैर संक्रामक रोगों की उभरती चुनौतियों से भी निपटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब गैर संक्रामक जो रोग हैं जैसे कि कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बीमारियां जिनसे लोगों की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, इन पर भी सरकार ध्यान देगी और इनके रोकथाम के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगी। तो ये जो आगे बात कही गई है वो है, नई नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक प्रमुख रोगों के प्रसार तथा उनके रुझान को मापने के लिए असक्तता समायोजित आयु वर्ष सूचकांक की नियमित निगरानी की जाएगी। इसके अनुसार ये है कि जो बीमारियां फैल रही हैं, जो असंक्रामक रोग हैं या फिर जो असाध्य रोग हैं, वो किस आयु वर्ग पर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं या फिर किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा उसके मरीज बन रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए असक्तता समायोजित आयु वर्ष की सूचकांक जो बनाई जाएगी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसकी निगरानी लगातार सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 2025 तक राष्ट्रीय दृष्टिहीनता की जो व्याप्तता है उसको घटाना है और रोगियों के वर्तमान स्तर को घटाकर 1/3 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब जितने भी रोगी अभी वर्तमान में हैं भारत में, लगभग 1 करोड़ से ऊपर मरीज जो कि दृष्टिहीनता से प्रभावित हैं, उन सबकी जो वर्तमान स्थिति है उसको 2025 तक घटाकर 1/3 करने का एक प्रस्ताव दिया गया है। मतलब प्रस्ताव रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा जो अभी वर्तमान में 68.7 साल है, उसको बढ़ाकर 2025 तक 70 साल करने का लक्ष्य है। अकाल मृत्यु को 25% से कम करने तथा 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक कम करके 25 प्रति हज़ार का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 प्रति हज़ार 2019 तक करने को भी इस योजना में शामिल किया गया है। मतलब इस नीति में एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हैं जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत अपने को याद रखनी है। आगे जो स्वास्थ्य नीति है उसमें कहा गया है कि 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना है। ठीक है, जो कि एक लक्ष्य है और इससे जनसंख्या नियंत्रण पर भी और परिवार नियोजन पर भी सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके तहत वो जनसंख्या को भी नियंत्रण करना चाहती है और परिवार नियोजन को बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा 2020 तक हर व्यक्ति तक स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी के तहत ही अभी नल जल योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों पर सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करना। चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करना मतलब चिकित्सा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा चिकित्सा का जो सारे तरह के चिकित्सक हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो या फिर एलोपैथी हो, इस तरह से सभी प्रकार की चिकित्साओं को एक तरह प्रोत्साहित करना तथा इनके क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये शामिल है। वर्ष 2025 तक यह सुनिश्चित करना कि 90% नवजातों को 1 वर्ष होने तक प्रतिरक्षित कर दिया जाए। मतलब 1 वर्ष होने से पहले ही सभी को टीका लगा दिया जाए, जो कि अभी इंद्रधनुष मिशन चल रहा है भारत सरकार का, उसके तहत इसी तरह के सभी प्रकार की बीमारियों के लिए जो टीका भारत सरकार दे रही है मुफ्त में, वो सभी बच्चों को 1 वर्ष होने से पहले तक ही सभी बच्चों को टीकाकरण कर दिया जाए। अब आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा। एक तरह से कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस तरह से है और क्या करेगी। तो निश्चित तौर पर नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सभी आयामों, चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन एवं वित्त पोषण करने, विभिन्न क्षेत्रीय कार्रवाइयों के जरिए रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, मानव संसाधन का विकास करने, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित ज्ञान आधार बनाने, स्वास्थ्य के विनियमन और उत्तरोत्तर विकास के संबंध में स्वास्थ्य प्रणालियों के आकार देने में सरकार की भूमिका और प्राथमिकता आदि की जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सभी सैद्धांतिक पहलुओं को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुलभ विशेषतः अल्प पोषित उपेक्षित लोगों तक पहुँच है करना है। इसी अनुरूप से इस नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा भी तैयार की गई है।
इस नीति के उचित क्रियान्वयन से जन स्वास्थ्य के स्तर में निश्चित तौर पर सुधार की संभावना परिलक्षित होती है। जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता की उपलब्धता तथा सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधाओं की उपस्थिति से मानव संसाधन के विकास भी सुनिश्चित होगा। तो एक तरह से निष्कर्ष है पूरे के पूरे जो स्वास्थ्य नीति 2017 है उसके हिसाब से कि हमारे जो दूर दराज के लोग हैं या फिर जो उपेक्षित हैं, अल्प पोषित लोग हैं, उन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को ये एक तरह से क्लियर करेगा और वहाँ तक पहुँच को सुनिश्चित करेगा। साथ ही साथ इसकी क्रियान्वयन और रूपरेखा जो बनाई गई है जिसके अनुसार से इसको अगर अप्लाई किया जाता है, ज़मीनी स्तर पर अगर काम किया जाता है और अच्छे पैरामेडिकल स्टाफ और जो चिकित्सीय सेवाएं देने वाले जितने भी, चाहे वो पैरामेडिकल हो या चिकित्सक हों या नर्सेस हों, जो भी हैं, ये इनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण करके अगर गाँव में इस तरह से सेवाओं को लागू कराया जाता है तो निश्चित तौर पर जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो मानव संसाधन का एक बेहतर विकल्प होगा और बेहतर विकास किया जा सकेगा। और इससे सामाजिक रूढ़ियाँ भी टूटने में एक तरह से मदद मिलेगी और सामाजिक रूढ़ियों से हट के लोग स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा कर पाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार एक मिशन के तौर पे एक मिशन चालू किया है जिसको अपन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहते हैं। ये मिशन भी पीएससी में पूछा जा सकता है और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में। तो इसका मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है जिसमें आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को इसी तरह से याद रख सकते हैं और इसी तरह से इसको आप लिखेंगे, मतलब जो मैंने पॉइंट वाइज बनाया है उसको आप एक क्लियर कट प्रोफार्मा में लिखेंगे तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई है, क्योंकि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग एक साल, 3 साल या 7 साल की योजनाओं पर ध्यान दे रही है और ये एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसको प्रारंभ में कहा जाता था। तो इसका पूरा जो काम है या दायरा है पूरा भारत देश है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। प्राथमिक से लेकर तृतीयक सेवा मतलब नकदी रहित होगी, जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी सरकार के द्वारा या जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, सारी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब मुफ्त में आम नागरिकों को दिया जाएगा। इसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं तक आसान पहुंच और बेहतर परिवहन और दूरसंचार को बनाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अभी जो स्वास्थ्य सेवाएं भारत में हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो यही है कि जो द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें अभी भी नागरिकों की जो पहुँच है वो बहुत ही विरल है और बहुत परेशानियाँ हैं। इसके पीछे परिवहन के साधन और आधारभूत संरचनाओं की कमी का भी कारण है। तो इस पर भी सरकार ध्यान देगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको सही करने की कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के साथ संविदागत व्यवस्था किया जाएगा ताकि त्रुटियों को दूर किया जा सके। अभी क्या है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है लोगों का या फिर पॉपुलेशन का, तो वो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से संचालित नहीं हो सकती और उसमें भ्रष्टाचार या फिर बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिनके कारण लोगों को सही तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती और कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो इन सबको दूर करने के लिए भारत सरकार या फिर जो स्थानीय सरकार है, जिला प्रशासन है, वो संविदा स्तर पर लोगों की भर्ती करेगा और इसके अलावा निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं पर लागू करेगा और जो निजी हॉस्पिटल हैं उन पर भी इन स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए बात की जाएगी। साथ ही सरकारी एवं सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित निजी स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों को उच्च बनाए रखना चाहिए। जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सबसे जो परेशानी भारत में आ रही है स्वास्थ्य सेवाओं की वो यही है कि हम जो स्वास्थ्य की मानक हैं या फिर जो भी निर्धारित मानक बनाए गए हैं उनको हम पूरी नहीं कर पाते और इसी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भारत की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इन स्वास्थ्य सेवाओं के में बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके अलावा जिला और राज्य स्तरीय जो संस्थाएं हैं या फिर राज्य स्तरीय जो प्रशासन है उनको अपने स्तर पर योजना बनाने की इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर छूट दी गई है कि आप अपने परिस्थिति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन और आपके यहाँ जो स्टाफ है और इसके अलावा स्वास्थ्य की जैसी भी आपकी परिस्थितियाँ उसके हिसाब से आप योजना बना सकते हैं, इनको लागू कर सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुँचाने में आपकी मदद होगी। और जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनकी मिशन की जो प्राथमिकता है ये इम्पोर्टेंट है। तो सार्वजनिक सेक्टर स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त या वाहन योग्य आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता
कराई जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें व्यक्तियों को मुफ्त में दवाइयाँ या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, या फिर बहुत ही कम दाम पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है मिशन का। इसके अलावा मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश की परेशानी है अभी वो है बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को निपटने के लिए मध्य प्रदेश भारत में टॉप पर आता है। तो इन सब से निपटने के लिए भारत सरकार के अलावा जो राज्य सरकार है वो भी इस मिशन के तहत मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगी, और उनका जो विकास है या इनके लिए जो भी ज़रूरत होती है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा घर में जन्मे नवजात शिशु की देखभाल हेतु एक वैध मॉडल के आधार पर ही उसकी देखभाल की जाएगी, जिसमें आशा कार्यकर्ता या फिर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिसके तहत उस बच्चे को सारी जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है इनको प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चे की देखभाल भी आशा कार्यकर्ता या स्वास्थ्य कर्मी के अंदर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो 6 माह तक के बच्चे हैं उन्हें विशेष तौर पर स्तनपान कराना, और इसके अलावा किसी और, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या फिर बकरी, इन सब चीज़ों के दूध पिलाने से बचाना, और माँओं को स्तनपान के फ़ायदे समझाना, और उन्हें जो पोषण है इस तरह उसको बनाए रखने के लिए महिलाओं को भी पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा है सुरक्षित शिशु और बच्चे के पोषण को बढ़ावा देना। कुल मिला के जो न्यूट्रिशन है, पोषण की जो कमी है, जिसके अलावा कुपोषित बच्चे होते हैं, जिसमें अभी भी मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे है, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो अनुसूचित क्षेत्र हो, और सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष रूप से पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जिले में स्वास्थ्य कर्मी या फिर स्कूलों के द्वारा इन सब चीज़ों को एक विस्तृत रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों का विशेष स्थान होगा, और खासकर आंगनवाड़ियों के द्वारा ही ये पोषण की सुविधाएं या एनजीओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिलों में रूटीन टीकाकरण होगा। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक टीकाकरण के जो रिजल्ट आते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे टीकाकरण से वंचित रहते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, और दूसरा है सरकार द्वारा बेहतर संचार और यातायात और आधारभूत संरचना में भी कमी देखी जाती है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसके तहत कुल मिला के मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो बताया गया है, जिसमें बच्चे का हर महीने पर मतलब मदर के हर महीने पर वेट लिया जाता है, उसमें बच्चे के जांच किया जाता है। इसके अलावा जो 1 साल के अंदर तक के बच्चे होते हैं उनके सभी तरीके से टीकाकरण के साथ साथ उनका वेट और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखते हैं। इसमें ये जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता की मदद से ग्रामीण स्तरों पर और शहरी क्षेत्रों पर भी चलाया जाना सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके अलावा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि 12 अप्रैल 2005 से लागू किया गया है, जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर, जो वंचित ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका लक्ष्य रखा गया है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है उसका जो मुख्य लक्ष्य है उसमें आप ये है कि गरीब व्यक्तियों पर बल देते हुए ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ इलाकों में सुलभ, वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त सेवाएं मुहैया कराना। अभी तक जो स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों पर दिए जाते हैं वो काफ़ी वीक हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ, बहुत कमियाँ हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को सही तौर से ग्रामीण स्तरों पर मुहैया नहीं कराया जा रहा है। तो इस मिशन के तहत मुख्य रूप से जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा सुलभ, एक तो बहुत ज़्यादा आसान रूप से लोगों की पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा महंगा स्वास्थ्य सुविधाएं थी पहले, चाहे वो टेस्टिंग हो चाहे फिर इलाज के लिए हो, ये सारे खर्चों को ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसकी जगह एक मिनिमम शुल्क होगा, जो कि अभी जैसे सार्वजनिक अस्पतालों में 10 रुपये या उससे बड़े जो टिकट होते हैं उसमें से पर्ची कटा के आप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस तरह से एक मिनिमम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 18 राज्यों, जिनमें से 8 अधिकार प्राप्त दल राज्य हैं, जो कि जो स्वास्थ्य सेवा में जिनकी ग्रामीण स्थिति काफ़ी कमज़ोर है उन्हें विशेष रूप से इस स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल किया गया है, और उन्हें इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का एक विकल्प दिया है, जिनमें से मुख्य रूप से हैं बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, राजस्थान। तो मुख्य रूप से 8 राज्य हैं जिन पर विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा 8 पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं उनमें से हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर तो शामिल ही है,
तो 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो वही हैं, सेवन सिस्टर्स के अलावा सिक्किम वगैरह, ठीक है। साथ ही संपूर्ण देश में इसको लागू किया जाएगा। ये प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे में और सभी ग्राम पंचायतों पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेष ध्यान देना है वो 8 राज्यों पर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ पे जो ग्रामीण स्वास्थ्य है वो बहुत ही वीक है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसके द्वारा बच्चों का और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार किया जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो बाल और मातृ मृत्यु दर, इन्हीं पर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर याद ना भी हो तो आप ये लिख सकते हैं कि बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना इनका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसके तहत जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे भोजन एवं पोषण, स्वच्छता, साफ सफाई की सार्वभौमिक पहुंच हेतु प्रावधान करने के साथ साथ महिला एवं बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक भी पहुंच प्रदान करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो पोषण है उसका भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और इसकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके अलावा महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो स्वास्थ्य टीम है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी मदद से एक निरीक्षण करवाना और उनके सर्वे करवाना और समय समय पर जांच रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों तक या जिला स्तरीय जो प्रशासन है वहां तक पहुंचाना, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमियां होती हैं उन्हें भी सुधारा जा सके। इसके अलावा जो स्थानीय महामारियों को शामिल करते हुए संचारी या संचारी रोगों पर का नियंत्रण और रोकथाम करना। तो बहुत सारी जगह पर स्थानीय बीमारियों का भी प्रभाव होता है जो कि उस जगह विशेष पर होते हैं, उन पर भी नियंत्रण करना है। इसके अलावा जो संचारी और असंचारी रोग हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो संचारी हैं उस पर तो विशेष रूप से ध्यान देना है और उनको विशिष्ट रूप से ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा समन्वित पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का प्रावधान करना है। इसके साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग एवं जननांग की संख्या भी को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन करना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को जो जीवन शैली है उसमें क्या बदलाव लाना है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किन चीज़ों को नहीं अपनाना है, इस पर भी एक प्रशिक्षण या जन जागरूकता लो। इस मिशन के तहत जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या फिर आशा कार्यकर्ता हैं वो गांव गांव पर जाके प्रोवाइड कराएंगे और लोगों को समझाएंगे, इसके प्रति जागरूक करने की कोशिश करेंगे। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। जिस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसी तरह फिर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी बनाया है। ये स्वास्थ्य मिशन जो बनाया गया था वो इसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और इसके बाद जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके अंतर्गत ही ये सारी स्वास्थ्य नीतियाँ बनाई गई हैं। तो उनमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी है, इसके भी लगभग यही लक्ष्य हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उप मिशन के रूप में लागू करने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को उप मिशन के रूप में शामिल किया गया है और ये 1 मई 2013 को मंजूरी प्रदान की गई थी इसे और वहीं से लागू किया गया है। इसमें क्या है, शहरी जनसंख्या विशेष रूप से, जैसे उसमें ग्रामीण जनसंख्या को विशेष बल दिया गया था, इसमें शहरी जनसंख्या को विशेषतः शहरी गरीबों को जो बीपीएल कार्ड हैं या फिर ऐसे गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनको ही फोकस करके स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक स्तर पर प्रोवाइड की जाएंगी, उनको उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी हमारे मानक के हिसाब से नहीं है उनको गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इस जो योजना है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो हैं, जैसे 50,000 से 60,000 की जनसंख्या पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। इसके अलावा बड़े शहरों में 5 या 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही 10,000 की जनसंख्या पर एक सहायक नर्सिंग मिडवाइफ मतलब एएनएम की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ 200 से 500 परिवारों के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा, जो जिसको हम कहते हैं आशा कार्यकर्ता, उसकी भी नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी हर 200 से 500 परिवारों के बीच में। ये सरकार तय करेगी कि उसको कहाँ पर कितने आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना है। अब जो बजट एलोकेट होगा उसके बारे में भी बात किया गया है कि खर्च कितना कितना किसको किसके द्वारा दिया जाएगा। तो जो केंद्र और राज्य हैं उनमें 25% का शेयर होगा, मतलब केंद्र सरकार इस जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके तहत 75% खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाएगी
और 25% जो खर्च है इसमें, जो इसके संचालन में जो लागत आएगी वो राज्य सरकारों को देना होगा। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, विशेष श्रेणी के राज्य हैं, जैसे मैंने ऊपर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बताया था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों को 90% केंद्र देगी और 10% राज्य खुद लगाएगा। इसके अलावा 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले 779 शहरों व कस्बों को लागू किया जाएगा। लाभान्वित जनसंख्या लगभग 7.75 करोड़, लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या इस मिशन से लाभान्वित होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पीटी में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में इनको लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मिशन से शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आएगा और मौजूदा संस्थागत तंत्र एवं प्रबंधन व्यवस्था का पुनरुत्थान होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मौजूदा संस्थागत तंत्र है जो कि फेल है या फिर जब भी कमियां हैं उनको दूर करके नया संस्थागत एक सिस्टम बनाया जाएगा, व्यवस्था बनाया जाएगा जो कि एक पुनरुत्थान के रूप में कार्य करेगी। और इसी तरह से ये मिशन आगे बढ़ेगा। तो ये एक पार्ट हो गया। इसके अलावा जो आगे वाला लेक्चर है उसमें हम सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं जो कि योजनाएं बनाई गई हैं मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, वो अगले क्लास में होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों तक अभी तक पेपर 2 का बी पार्ट का जो स्वास्थ्य सेवाओं से लेके या फिर किसी भी तरह से जो क्लासेस नहीं पहुंच पाई हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके और 2019 का जो मेंस है उस पर बच्चे इससे फ़ायदा ले सकें।